नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स मैटर इन आवर सराउंडिंग के। सबसे पहले कि मैटर क्या होता है, हिंदी में इसको हम पदार्थ बोलते हैं। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and have mass is called matter। मतलब कुछ भी जो क्या करेगा, जिसके पास which occupies space, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और साथ ही साथ जिसमें मास हो, वो कहलाएगा हमारे पास मैटर। एज फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हम ले सकते हैं, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ब्रिक, रबर एंड सो ऑन। मतलब कोई भी वो पदार्थ है जिसमें स्पेस ऑक्यूपाई करने की क्षमता हो और साथ ही साथ जो जिसमें कुछ मास हो, वो कहलाएगा हमारे पास मैटर। जैसे एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कि पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, डेस्क, बेंच, ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर है हमारे पास। अब जो अगली पॉइंट आती है कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं मैटर के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर जिन पार्टिकल से बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी अपने को लिखनी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। लिखेंगे पहले कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास स्पेसेस होती हैं, उनके बीच में खाली स्थान होता है। तीसरा जो पॉइंट लिखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मतलब मैटर के पार्टिकल्स क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। एक तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स होगा मैटर का, मैटर जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होंगे। एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होगा। अगली जो पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आपस में स्पेसेस होता है। स्पेसेस का मतलब एम्प्टी स्पेसेस। स्पेसेस का मतलब एम्प्टी स्पेसेस है, मतलब खाली स्थान होगा उनके पास। साथ ही साथ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो सारे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींच के रखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं। कॉन्स्टेंटली मूविंग इट मीन्स हमेशा मोशन में होते हैं। चलेंगे आगे। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। On the basis of physical properties
matter are classified into थ्री कैटेगरीज। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, शेप, साइज, स्ट्रक्चर के आधार पे मैटर को तीन अलग अलग कैटेगरी में, तीन अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है सॉलिड्स, दूसरा लिक्विड, एंड थर्ड जो है वो है अपने पास गैसियस। इसी में दो और एडिशनल कैटेगरी आपको पढ़ना है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसको अलग से स्पेसिफाइड करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसके लिए उसका जिक्र अभी हम नहीं कर रहे हैं, बाद में आगे करेंगे हम उसका जिक्र। चलिए एक एक करके हम लोग सॉलिड्स के बारे में जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है। एक एक करके हम सब लोग इन सभी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक साथ ही तीनों का कर लेते हैं हम लोग। यहीं पे बना लेते हैं। फर्स्ट रो ये हो गया, इसको सेकंड करते हैं, इसको थर्ड कर लीजिए। इसका फिक्स्ड मास फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसमें फर्स्ट जो होगा वो फिक्स्ड वॉल्यूम तो होगी लिक्विड्स की, बट नॉट फिक्स्ड शेप। दैट इज इट टेक्स द शेप ऑफ द container or vessel in which it is kept. Gases में neither fixed volume nor fixed shape। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की, कि सॉलिड वैसे मैटर को हम कहेंगे, वैसे सब्सटेंसेस सॉलिड कहे जाएंगे जिनमें फिक्स्ड शेप होगा और साथ ही साथ फिक्स्ड वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब जिन भी सब्सटेंस को अगर हम सॉलिड ट्रीट कर रहे हैं तो उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उनका शेप फिक्स होना चाहिए और साथ ही साथ वॉल्यूम भी फिक्स हो। लिक्विड के बारे में जानते हैं कि लिक्विड वैसे सब्सटेंसेस लिक्विड कहलाते हैं जिनके अंदर केवल उनका वॉल्यूम फिक्स हो, मतलब जिस कंटेनर में हम रखें वो जगह जितना ऑक्युपाई करता है वो उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स हो, लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम लिक्विड को किसी कंटेनर या वेसल में डालते हैं तो यह उस कंटेनर या वेसल का शेप ऑक्युपाई कर लेता है, उसका शेप ले लेता है। गैसेस की ओर चलते हैं। गैसेस वैसे सब्सटेंस को हम कहेंगे जिसके पास ना तो फिक्स वॉल्यूम हो और ना ही फिक्स्ड शेप हो, मतलब जिनका ना तो वॉल्यूम हम फिक्स कर सकते हैं, ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। तो चलिए इसके आगे अगली पॉइंट में हम लोग चलते हैं। सॉलिड्स अब हाई डेंसिटीज, सॉलिड की जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी, लिक्विड्स की जो डेंसिटी होगी वो मॉडरेट टू हाई होगी, लेकिन जो भी होगी वो सॉलिड से कम होगी। और तीसरी होगी कि लो डेंसिटी, मतलब बहुत ही डेंसिटी जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, वो गैसियस में होगा।
सॉलिड्स डू नॉट फ्लो थर्ड वन होगा लिक्विड्स फ्लोज लिक्विड्स कैन फ्लो। और थर्ड प्रॉपर्टी जो हम इसकी बात करेंगे वो होगी कि गैसेस टू कैन फ्लो, गैसेस टू कैन फ्लो ईजली। मतलब सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं करता है, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं कर सकता है। लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैसेस फ्लो कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी के आधार पे, लिक्विड और गैसेस की इसी प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग लिक्विड और गैस को कलेक्टिवली फ्लूइड्स बोलते हैं। चौथी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, तब तक आप लोग नोट डाउन करें इसको। Solids cannot be compressed, मतलब सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं हम। सेम ऐसे ही लिक्विड्स कैन also not be compressed as solids, मतलब सॉलिड के जैसा ही लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस कैन बी compressed easily, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, आसानी से इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये चार प्रॉपर्टी थी। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। सॉलिड अपने कंटेनर को, जिस भी कंटेनर में हम सॉलिड को डालेंगे वो अपने कंटेनर को फील नहीं कर पाता है, पूरी तरह से कंप्लीटली फील नहीं कर पाएगा। लिक्विड जो होगा, लिक्विड कंटेनर कंप्लीटली और सेम लिक्विड के साथ भी होगा। इट मीन्स कि 5 लिक्विड्स टू कैन नॉट fill their container completely. फिफ्थ पॉइंट इसमें होगा कि गैसेस कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली. मतलब गैसेस जो होते हैं वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेते हैं. सॉरी, ये शायद नीचे से दिख नहीं रहा है, एक मिनट. इस फिफ्थ पॉइंट को मैं ऊपर लिख देता हूँ. तो यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया? नोट डाउन करें. वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए इसको.
सॉलिड अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है, लिक्विड्स कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड भी अपने कंटेनर को फिल नहीं कर सकता है। गैसेस कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। चले, कुछ हद तक लिक्विड्स अपने कंटेनर को फिल कर सकता है बट कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है। सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, जबकि गैसियस जो होता है वो पूरी तरह से अपने कंटेनर्स को कंप्लीटली फिल कर लेते हैं। अब आइए हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर एक बार जान लेते हैं तीनों का, और उस पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले सॉलिड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक सॉलिड का एटम है, उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं आपस में, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह का होता है वो देखें। ये सॉलिड्स के पार्टिकल हैं। लिक्विड्स में कंपैरेटिवली लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे थोड़े डिस्टेंस पे होंगे मौजूद। ये लिक्विड्स के पार्टिकल हैं। और गैसियस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होंगे मौजूद। ये गैसियस के पार्टिकल्स हैं। अब हम लोग इसमें दो तीन चीज़ें जान लेते हैं कि लॉजिक क्या है ऐसा। सबसे पहले बात करते हैं हम, एक टर्म आता है IMS और एक टर्म आता है IMFA। क्या है ये, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि IMS का मतलब हुआ इंटरमोलिकुलर स्पीसीज। इंटरमोलिकुलर स्पीसीज कहने का मतलब है कि इनका जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में स्पेस किस तरह का है। जैसा आप सॉलिड में देख रहे हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस काफ़ी कम है। लिक्विड्स में आप अगर देखेंगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा है और गैसेस में सबसे ज़्यादा है। तो IMS का मतलब हुआ कि इंटरमोलिकुलर स्पेस और IMFA का मतलब हुआ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग IMS की बात करते हैं, जो कि सॉलिड्स के अंदर मिनिमम होती है। सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, एकदम न के बराबर होता है। जबकि लिक्विड्स में अगर हम बात करेंगे तो वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट होता है इट मीन्स कि सॉलिड से तो ज़्यादा होता है लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में कम होता है। और गैसियस में IMS की जो वैल्यू होगी, IMS जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। अब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा। देख लेते हैं एक पार्टिकल, ये पार्टिकल अगर सपोज कर लीजिए ए है हमारे पास, तो इसको ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहा है। इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे हैं। जो फोर्स आपस में बैलेंस्ड हो जा रहा है, सबके द्वारा लगाया गया है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और इन पॉइंट्स, इन दो पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें वंस अगेन मॉडरेट होगा। मॉडरेट इट मीन्स कि सॉलिड से तो कम होगा, कंपैरेटिवली लोअर देन सॉलिड्स, लोअर देन सॉलिड्स मतलब सॉलिड से तो कम है बट गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और इसमें होगा मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है वो होगा मिनिमम। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है सॉलिड्स के केस में। जबकि लिक्विड्स की अगर हम बात करेंगे तो लिक्विड्स में कंपैरेटिवली कम होता है
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से, लेकिन गैसेस से ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो सीक्वेंस होगा वो सॉलिड्स में होगा सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड के अंदर होगा और सबसे कम जो होगा वो अपने पास। अब चलते हैं कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनसे हमारे को समझने में आसानी होगी आगे के टॉपिक्स को। तो सबसे पहली बात है कि एक जगह काइनेटिक थ्योरी की बात आई थी इससे पहले। आइए हम लोग जानते हैं काइनेटिक थ्योरी क्या होता है। मोशन ऑफ पार्टिकल की चर्चा की हमने इससे पहले कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, और अक्सर एग्जाम में इसका सीक्वेंस आपसे पूछ लेता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या सीक्वेंस होगा काइनेटिक एनर्जी का। देखेंगे यहाँ ध्यान से, शॉर्ट में इसको के ही लिखते हैं, और ये होता क्या है कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वो एनर्जी जो पार्टिकल्स के मोशन के कारण प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी, इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डिटेल में आप इसको फिजिक्स में जानते हैं, ये जो टर्म है वो फिलहाल आप इतना जान लीजिए, यही इसका मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग, कि मोशन के कारण, किसी भी पार्टिकल के मोशन के कारण, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके मोशन के कारण एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वही एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगा। अब अभी हमने आपको अरेंजमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स दिखाया, तीनों के, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। तो आपको वहां से एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जिन भी स्टेट में, मैटर के जिस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज्यादा है वही पार्टिकल्स मूव कर पाएगा। तो अगर हम यहां से टर्म बनाए कि काइनेटिक एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे ज्यादा आपने देखा था कि जो स्पेस था वो था गैसियस के अंदर। तो गैसियस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, उसके पार्टिकल सबसे ज्यादा फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कंपैरेटिवली लो होते हैं लिक्विड्स के, और जो सबसे कम होता है वो होता है सॉलिड्स का। तो ये इनका सीक्वेंस होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी का सीक्वेंस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में बताएं। उसके बाद एक और फैक्टर है कंप्रेसिबिलिटी। तो इसके बारे में पहले हमने लिखा है, अभी जब हम पॉइंट वाइज डिस्कशन कर रहे थे, डिफरेंस बता रहे थे, तो उसमें तो डायरेक्टली हम लोग इसका सीक्वेंस अभी लिखने वाले हैं। और वो सीक्वेंस होता है कि गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा, गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड्स उससे कम कंप्रेसिबल होते हैं और सबसे कम सॉलिड्स होते हैं, न के बराबर। सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जाता है। ये भी सीक्वेंस डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एक और सीक्वेंस की, वो है डेंसिटी का सीक्वेंस, कि डेंसिटी किस तरह से वेरी करता है। तो सबसे ज़्यादा डेंसर जो स्टेट ऑफ मैटर होगा वो होगा सॉलिड, मतलब सॉलिड में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद लिक्विड्स आता है, और उसके बाद सबसे आखिरी में आता है गैसियस। ये सीक्वेंस है हमारे पास डेंसिटी का। नोट डाउन करें इसको, टेक योर टाइम। अब चलते हैं आगे। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंच सके। चलेंगे आगे। आगे एक टॉपिक है कि डिफ्यूज़न का, एक बार ये भी पूछा जाता है कि डिफ्यूज़न का सीक्वेंस क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन डिफ्यूज़ ज़्यादा करेगा। तो चलते हैं द स्प्रेडिंग आउट। सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग, the spreading out and mixing of a substance with another
of a substance with another is called diffusion। इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। मतलब किसी भी सब्सटेंस का स्प्रेड होना, फैलना और मिक्स होना किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। चलिए इसका हम सीक्वेंस जान लेते हैं कि डिफ्यूजन का सीक्वेंस, चूंकि गैसियस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इनमें, स्पेसेस ज़्यादा है, इसी के कारण डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होगा वो गैसेस में ज़्यादा होगा, जबकि सॉलिड्स में कंपैरेटिवली डिफ्यूज सॉलिड्स कम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि इस चैप्टर के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिफ्यूजन को भी अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। Factors affecting diffusion। मतलब डिफ्यूजन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? सबसे पहला होगा टेम्परेचर। तो डिफ्यूजन जैसे कोई भी सब्सटेंस स्प्रेड हो रही है और किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो रहा है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकता है वो है सबसे पहला टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका मतलब डिफ्यूज़न और तेज़ी से होने लग जाएगा। सेकंड चलते हैं हम लोग डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी के बढ़ने या घटने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न पर, डिफ्यूज़न के रेट पे। तो डेंसिटी जो होगा हायर द डेंसिटी lesser will be the rate of diffusion। मतलब जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उसके कंपैरेटिवली डिफ्यूज़न का रेट घटता चला जाएगा। मतलब डिफ्यूज़न जो है वो डेंसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी अगर बढ़ाओगे आप तो डिफ्यूज़न घट जाएगा, और डेंसिटी अगर आप घटाते हैं तो डिफ्यूज़न बढ़ जाता है। अब जो अगला है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कि फिजिकल स्टेट के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आपने सॉलिड लिया हुआ है कि जैसे सॉलिड्स can be diffused into liquid slowly, but liquids can diffuse into gas at faster rate and so with the gases मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिफ्यूज तो करता है लेकिन बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे, जबकि लिक्विड डिफ्यूज कर सकता है गैसेस में बहुत ही तेजी से, और उसी तरह गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज कर सकती है तेजी से। तो ये हमारा पार्ट 1 था चैप्टर 9 के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के। इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर लेते हैं। ये पूरा वीडियो देखिए, जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।